भले ही मैं आपको पहले ही हमेशा बताता रहा हूँ कि ये लोग सुराग छोड़ते हैं। जो लोग घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी अपने सुराग छोड़ते हैं। 12 तारीख इनका बड़ा खास दिन था। ये वो 11 नंबर की सीट पे बैठता है और आप देखें कि ये व्यक्ति जब ऊपर से कूदता है और नीचे जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसे 11 नंबर का ही बेड दिया जाता है। यानी आप देखिए जो इंटरव्यू ले रहा है, 1998 में थाई में यही घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति बचा था और जो व्यक्ति वो बचा था वो भी ऐसा ही स्टेटमेंट दे रहा था कि मैं कूद गया था। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूँ रूपेश। क्रांति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी समय के बाद हम आज रूबरू हुए हैं, लेकिन जब भी रूबरू हुए हैं खास तथ्यों के साथ, खास विश्लेषण के साथ ही हम आज आपके सामने आए हैं। और आज का जो हमारा खास विश्लेषण है वो यह है कि आप देख रहे होंगे कि देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। फ़्लाइट 12 जून को क्रैश हो जाती है। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये फ़्लाइट उड़ती है और आप देखें कि मिनिमम 5 किलोमीटर के अंदर जो एयरपोर्ट है उसके बाहर जाते ही 30 सेकंड के अंदर वो फ़्लाइट गिर जाती है और एक बिल्डिंग में, यानी मेडिकल हॉस्पिटल की वो बिल्डिंग रहती है, वहाँ पर जाकर टकरा कर पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा ईंधन होने के कारण आप देखें कि कोई भी व्यक्ति से बचते नहीं और अचानक एक व्यक्ति वहाँ बच जाता है। तो जो एक व्यक्ति बचता है उसका क्या रहस्य है, और दूसरा इस फ्लाइट के पीछे का भी एक ख़ास रहस्य जो मैं आज आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल्स के से और काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे भेदों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन एक ख़ास तथ्य भी मैं आज आपके सामने रख दूं जिससे कि आपको बहुत सारी बातें ये स्पष्ट हो जाए कि जो मैं आज आपके सामने बोलता रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से, कि हर चीज़ एक स्क्रिप्टेड है, हर चीज़ प्लान से हो रही है। आने वाले समय में जो क्लाइमेट के नाम से भी आपको धोखा दिया जाएगा वो भी प्लान से दिया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याएँ जो लोगों की जाएंगी वो भी प्लान से की जाएंगी। ये तमाम बातों के पीछे जो स्क्रिप्ट काम करती है उसके भेद को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंख बंद करके जीते रहना और आपको जहाँ का इशारा कर दिया जाए उसी की ओर आप सुराग व दस्तावेज खोजते रहें और बाद में पता चले कि कुछ भी हाथ में नहीं लगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक दर्दनाक गलत काम होता है कि सच जो आप तक पहुँच ही नहीं पाता है, ये सच आप तक पहुँचता रहे। इसीलिए आज हमारा ये प्रयास है कि वीडियो आप देखें, अंत तक देखें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो घटना हुई ये 12 जून को हुई। 12 जून बड़ा ही खास है उन ताकतों के लिए जिनका मैं विश्लेषण करता रहा हूँ, जो कंट्रोल पॉलिसी में पूरे विश्व को नचा रही है, जो खास बड़े लेवल में जिन्होंने पूरे विश्व में बैंकिंग व्यवस्था चालू की है, जिन्होंने पैसा बनाया है और जो पैसा हवा में घुमा रहे हैं और जिनका ही नारा है क्लाइमेट क्लाइमेट नाम से चिल्ला रहे हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो बड़ी बड़ी मीटिंग करके जो क्लाइमेट का ढिंढोरा पीटते हैं, उनका जो कंट्रोल पॉलिसी पूरे विश्व में चल रही है, उनका ये खास दिन है 12 जून। क्योंकि ये लोग अपने देवताओं की जो पूजा करते हैं, लूसीफर आदि देवताओं की, ये 12 जून को बड़ा ही खास दिन होता है और इस दिन काफ़ी सुना गया है कि ये लोग बलिया भी चढ़ाते हैं। तो क्या ये क्रैश एक सैक्रिफाइस तो नहीं है? फिर अचानक उसमें एक बंदा बच जाता है, और वैसे इनके जो नियम होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है सबको ही मार डालना है, बट एक व्यक्ति बचना भी चाहिए उसमें। तो अचानक वो व्यक्ति कूद जाता है, तो उसकी कूदने के पीछे का रहस्य है वो भी आप विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लाइट के हादसाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं कि ये घटना होती है 12 जून को 2 बजे, और आप देखें कि मिड डे न्यूज़ चैनल्स है और मिड डे ई पेपर है, बड़ा ही इंटरनेशनल ये पेपर्स है। और आप देखें कि इसके फर्स्ट पेज पे मॉर्निंग 12 तारीख को 12 जून सन 2025 को ये फ़ोटो छपती है, और आप देखें कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो उसके आगे का हिस्सा है उसमें एयरलाइंस के जो आगे का धड़ है, यानी बिल्डिंग में वो हवाई जहाज घुसा, टकराया और उसका आगे का हिस्सा बाहर निकल आया, और वो हिस्सा बना हुआ है और वो पेपर मॉर्निंग में छप जाता है और उसकी फ़ोटो मॉर्निंग में आ जाती है, सभी जगह लॉन्च हो जाता है। और फिर यही एज इट इज़ हादसा एयरलाइंस के साथ, यही हादसा 12 बजे घटता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? भले ही मैं आपको पहले ही हमेशा बताता रहा हूँ कि ये लोग सुराग छोड़ते हैं। जो लोग घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी अपने सुराग छोड़ते हैं। 12 तारीख इनका बड़ा खास दिन था। अब इसमें एक व्यक्ति बच जाता है, उसका लकी नंबर क्या होता है? वो 11 नंबर की सीट पे बैठता है। और आप देखें कि ये व्यक्ति जब ऊपर से कूदता है और नीचे जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसे 11 नंबर का ही बेड दिया जाता है। यानी आप देखें जो इंटरव्यू ले रहा है जो बंदा, उस बंदे से वो 11 नंबर का इसे बेड दिया जाता है। 11 नंबर सीट, 11 नंबर का बेड, और 12 तारीख को ये हादसा होना, और सुबह मॉर्निंग में मिड डे न्यूज़ ई पेपर में ये पूरी तस्वीर लॉन्च हो जाना, ये क्या है? फिर इसके बाद आप देखें कि इसमें विजय रूपाणी जो कि गुजरात के भूतपूर्व सीएम रहे हैं, उनका भी बड़ा ख़ास नंबर रहता है कि 1206। उनको बड़े ही
अच्छे से ये उनका लकी नंबर है, ऐसा वो मानते थे। और आप देखें कि उनकी अधिकांश जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे 1206 तो 1206 नंबर सीट उनको मिलती है। और आप अगर इसको 0 को हटा दें तो 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18 होता है। 18 मतलब 6 तो 18 नंबर भी बड़ा इनके लिए खास होता है। फ़िलहाल हमारे देश के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी रहे, उनका निधन हो गया। उनकी भी हम खास श्रद्धांजलियाँ अर्पित करते हैं, लेकिन उनका जो खास लकी नंबर रहा वो दर्दनाक हो गया। वैसे ही मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो पूरे विश्व में अपना नेटवर्क बिछाया हुआ है। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो क्लाइमेट के नाम पर आपको बार बार थोपता है कि आपकी गलती है, आप जनसंख्या बढ़ा रहे हो। अगर देखा जाए, इनसे पूछा जाए तो बोलेंगे कि आप एसी यूज करते हो, इसलिए क्लाइमेट बिगड़ रहा है। आप जल प्रदूषण कर रहे हो, इसलिए क्लाइमेट बिगड़ रहा है। एसी को बढ़ावा किसने दिया? आज व्यक्ति मॉडल विचारधारा में जी रहा है, कंपनियां उससे मुनाफा कमा रही हैं, तो ये विचारधारा किसने दी? भारत देश को व्यभिचार पने की तरफ किसने ढकेला? भारत का स्वास्थ्य खराब हो, लोग नशे के आदी बने, उसके पीछे करोड़ों खरबों रुपए बनाकर, हवा में पैसा बनाकर, वो पैसा लगाकर लोगों की आदत कैसे उसमें डाली गई। और फिर बाद में थोपा जा रहा है कि आप जल प्रदूषण कर रहे हैं, आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं, आप जो तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करके जो क्लाइमेट ख़राब कर रहे हैं। अब इसका परिणाम है आपको कहीं कहीं आपदाओं को झेलना पड़ेगा, कहीं कहीं ऐसी आपदाओं को भी झेलना पड़ेगा। अब ये अचानक, ये तो आपदा है नहीं, ये जो प्लान क्रैश हुआ है, अब इसके पीछे भी प्लान है। क्योंकि 12 जून को जो उनको जो सेक्रीफाई करना था, वो शायद आप देखें कि एयरलाइंस कोई साधारण लाइन ये कंपनी नहीं है। इसमें जितने भी हवाई जहाज़ यूज किए जाते हैं वो तमाम अच्छी टेक्नोलॉजी से युक्त होते हैं। और आप देखें कि इस हवाई जहाज़ में तो 2 इंजन हैं, क्या दोनों के दोनों इंजन अचानक बंद हो जाते हैं? ई कोडिंग की जो पढ़ाई पढ़ते हैं, यानी कोडिंग की जो पढ़ाई पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनको अच्छे से पता होगा कि हर चीज़ की कोडिंग होती है। मैं पहले ही बताता रहा हूँ कि ईवीएम की भी कोडिंग है और ईवीएम हैक हो सकती है। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर्स या सॉफ्टवेयर वाली मशीनें जो काम कर रही हैं, उनको भी हैक किया जा सकता है। और हमारे देश की प्रधानमंत्री खरबों डॉलर रुपए खर्च करके बड़े बड़े यंत्र विदेश से खरीदते हैं, टेक्नोलॉजियाँ खरीदते हैं सेनाओं में यूज करने के लिए। तो क्या ये दावे के साथ बोला जा सकता है कि क्या इसकी कोडिंग की कुंजी क्या जहाँ से खरीदी गई है उनके हाथ में नहीं होगी? फ़िलहाल वो विषयांतरण हो जाएगा, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यानी आपने इस वाले पहलू को तो देखा कि प्लान क्रैश होता है और ये तमाम घटना पहले छप जाती है, मतलब दिखाने के लिए पूरा क्लू पहले छप जाता है, बाद में ऐसा ही एज इट इज़ क्लू होता है कि बिल्डिंग में वो परफेक्ट घुसता है। और आप देखें कि वो खांचेदार बिल्डिंग और उतना ही हिस्सा घुसना और उतना पीछे का धड़ पूरा क्रैश हो जाना। अब अचानक एक व्यक्ति बच जाता है, सबसे बड़ी सोचने की बात है। अब आप थोड़ा सा सेंस लगाइए कि एयरपोर्ट्स में जब फ्लाइट रन कर रहा है, वो बढ़िया से रन कर रहा है, उसने अपनी उड़ान भरी है और उड़ान भर के 600 फुट तक पहुंचा है, तब तक किसी को ये फील नहीं होता है कि अब ये फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। क्रैश कैसी होगी? कहीं फट नहीं जाएगी ऊपर से, यानी वो नीचे आएगी, धीमे धीमे नीचे आएगी और बिल्डिंग में घुस जाएगी, यानी वहीं गिर के क्रैश होगी। तो स्वाभाविक ही है कि लोगों को अचानक पता ही नहीं चलेगा, जब वो 600 फुट तक ऊपर गई और फिर वो नीचे की ओर आने लगी, तब तक बाद में उनको 30 सेकंड में सोचने का वक्त मिले कि अब हमारा आगे का 30 सेकंड कितना बड़ा होता है। यानी व्यक्ति सोचता है सेकंडों में और थोड़ा सा भी मूवमेंट लेता है तो 30 सेकंड हो जाते हैं, और इसी बीच में वो फ्लाइट टकरा भी जाती है। अब इस बंदे का कहना है कि मैं उसी बीच में मैंने फाटक खोला और हाल के हाल में वहाँ से कूद गया। फिर कभी कभी ये भी बोलता है कि फाटक खुला हुआ मेरे को मिल गया, वहाँ से कूद गया। यानी 30 सेकंड में उसने हाल के हाल ये समझ लिया कि इस फ्लाइट में अभी आग नहीं लगी है, इस फ्लाइट में अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, हॉर्न बज रहा है और अभी ये फ्लाइट टकराई भी नहीं है। तो अचानक 30 सेकंड के अंदर इसने निर्णय ले लिया और ये कूद जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि जो लॉक है, फाटक पहले बोलता है कि गेट हमने खोला, तो गेट का जो सिस्टम्स होता है, आप लोग फ्लाइट में जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी आंखों के सामने वो लॉक बंद करती है जो एरोस्टेड रहती है। तो 2 लॉक ऊपर होते हैं, एक बीच में होता है, 2 लॉक नीचे होते हैं। अगर ये बंदा एक लॉक भी अगर खोलेगा तो सिर्फ 5-5 सेकंड लगेंगे, तो ऊपर नीचे और बीच का लॉक खोलने में कम से कम इसे नहीं होगा तो 20 सेकंड लगेंगे। तो क्या ये 20 सेकंड 30 सेकंड में जब पूरा डिसीजन होता है कि फ्लाइट नीचे गिर रही है, तो क्या 20 सेकंड ये अपना दिमाग फाटक में ही रखा रहा कि मैं खोलूँ कैसे? भी भविष्यवाणी हो चुकी है। और लोगों, मतलब 11 नंबर की सीट थी, तो 10, 12, 13 और 9 नंबर की सीट वालों को प्रेरणा ही नहीं हुई
मात्र यही अकेला कूदा और बच पाया, यानी कि 1-2 व्यक्ति और साथ में कूदने चाहिए थे। कोई व्यक्ति मरता, कोई व्यक्ति के हाथ पैर टूटते, कोई व्यक्ति जिंदा रहता। यानी 2-3 व्यक्ति अगर एक साथ कूदते तो समझ में आता कि भाई ठीक है, एक इकलौता व्यक्ति कूदता है, ऊपर 600 फुट की ऊंचाई से कूदता है और फिर उसके हाथ पैर सलामत रहते हैं। और फिर आप देखें कि ये व्यक्ति ये कूद के नीचे गिरता है, फिर ये चलता है। तो उसकी शुरुआत की आप टर्न देखेंगे तो शुरुआत में बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, बहुत व्यवस्थित तरीके चल रहा है, लंगड़ा नहीं रहा है। और आप देखें कि एक बंदा इसके पास आया और उसने कुछ इशारा किया तो हल्का लंगड़ाने लगा। अब लंगड़ाने के बाद ये अपने हालात बताते हुए खुद एम्बुलेंस तक चल के गया है, फिर ये हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुआ है। तो आप सोचो कि कैसा प्लान होगा। क्या जो बड़े बड़े विशेषज्ञ जो खास खुली जो सोच रखते हैं, जिनको पूरा एजेंडा कंट्रीब्यूटरों के बारे में पता है, उनका तो स्पष्ट कहना है कि बंदा फ्लाइट में था ही नहीं, ये नीचे था और इसे पूरा पता था कि फ़्लाइट क्रैश होने वाली है। उसे यह पता होने के बावजूद वो ये तमाम बातें बड़े ही एक अच्छे ढंग से प्लान कर रहा है। तो सोचो, इसे 11 नंबर की ही सीट दी जाती है वहाँ और 11 नंबर का ही बेड दिया जाता है। और 11 नंबर अगर आप जोड़ेंगे तो ये 12 जून के दिन बड़ा ही खास नंबर होता है, जिस नंबर के तहत इन्हें उस व्यक्ति को बचाना होता है और बाकी लोगों का बलि यानी बलिदान लेना होता है। ये तमाम बातें मैं अपने स्तर पर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लोग ऐसे भी हैं केस भी करने के लिए और चैनल्स वीडियो को डिलीट करने के लिए भी उतारू होते हैं। लेकिन मैं ये बातें आपके सामने हमेशा रखता रहा हूँ कि हर चीज़ कंट्रोल पे चल रही है। आप इतने भी नादान मत रहिए, हमेशा दूसरे पक्ष को समझिए। क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग, आपको दी जा रही शिक्षा और आपके बच्चों को दी जा रही शिक्षा, ये तमाम कंट्रोल पॉलिसी के तहत ही दी जा रही हैं। इसीलिए आपको विचार करने की शक्ति तो बहुत है, लेकिन आपकी शक्ति की दिशा मोड़ दी गई है। जो वास्तव में सही तत्व हैं उनकी तरफ आपकी दिशा जा ही नहीं पाती। इसीलिए कैंडी जैसा इतना बड़ा हादसा हो जाता है भारत देश में, पूरे विश्व में। आपके बीच आपके माता पिता, आपके बड़े बड़े बुजुर्गों को आपसे छीन लिया जाता है, तो भी आज बहुत सारे लोगों की आंखें ही नहीं खुल रही हैं। इंजेक्शन लेने के बाद लोगों को अचानक हृदय रोग हो रहे हैं, घुटने के दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रहे हैं, बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति घट गई है, तो भी उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। लोग सोचते हैं कि वो चमत्कार जड़ी बूटी थी जिसे हमको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हंसते हंसते खिलाया है। फिर भी बहुत सारे समझदार लोग हैं जो इस तमाम बातों को समझते हैं। फिर भी मैं बहुत सारे एपिसोड बना चुका हूँ सूत्रभेद सीरीज में, आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि कैसे कंट्रोल पॉलिसी में काम चल रहा है। इन्होंने तो वैसे ही सूत्र दे के रखा है कि हर जगह हमको AI को यूज करना है, यानी नो पायलट नो डिस्टर्बेंस। यानी फ्लाइट में भी ये यही चाहते हैं कि AI पूरी तरह से फिट हो जाए, जिसमें पायलट सक्सेस नहीं होते। आप देखें कि सन 2025 के अभी तक पहुँचते पहुँचते ऐसे 13 ऐसी फ़्लाइट क्रैश हुई हैं और सन 2024 में भी 30 ऐसी फ़्लाइट क्रैश हो चुकी हैं। यानी फ़्लाइट क्रैश होने का ऐसा आंकड़ा तो चलता ही रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा और विश्लेषण कर लेते हैं कि ये लोग सैक्रिफाइस की जो बात आई है 12 जून को, ऐसी ही घटना आप देखें थाई में हुई थी। ऐसे 27 साल पहले 1998 में थाई में यही घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति बचा था और जो व्यक्ति वो बचा था वो भी ऐसा ही स्टेटमेंट दे रहा था कि मैं कूद गया था। और फिर बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति एक अच्छा एक्टर था, उसको भी इसी प्रकार से चोट आई हुई थी कि आँख देखिए एक साइड उसकी आँख सेफ थी और दूसरी साइड उसको बहुत सारा घाव हुआ था। तो आप देखें कि ये तमाम बातें भी कितनी रहस्यमयी होती है। और ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, क्या ये व्यक्ति वास्तव में अगर इसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए तो ये व्यक्ति कैमरे आदि में देखा जाए, ये व्यक्ति आपको दिखेगा ही नहीं। 11 नंबर सीट पूरी खाली थी, उसकी जगह भले ही कोई दूसरा बैठा होगा, लेकिन टिकट के माध्यम से टिकट बन चुकी थी इसकी, जो नीचे खड़ा था इसको पता होगा कि कैसे कैसे सब चीज़ें होने वाली है। तब ये जाकर आज इतना सेफ है, सुरक्षित है। और आज मेरा जो सबसे बड़ा 2 क्लू आपको देने के पीछे रीज़न था, आज वीडियो का विश्लेषण था कि पहला कि मिड डे जो ई-पेपर्स है उसमें कैसे मॉर्निंग में ही घटना छप जाती है, मतलब इसका क्लू छप जाता है और 12 बजे ये घटना होती है एयरलाइंस के साथ। और फिर आप देखें बंदा कैसे 11 नंबर सीट वाला बंदा को बचाया जाता है और इसे 11 नंबर बेड ही दिया जाता है। और जो सबसे लकी नंबर है जिनका 1206, वो लकी नंबर कितना उनका सक्सेस होता है विजय रूपाणी जी का, वो भी आप 0 हटा देंगे तो 18 नंबर पे। तो मतलब कैसे कैसे लोगों को बलिदान दिया गया। तो मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि आप उन लोगों के लिए बिल्कुल ख़ास नहीं हैं, उन लोगों के लिए आप कीड़े मकोड़े ही हैं जो लोग पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं, जो आँख बंद करके उनकी दी हुई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं हुए हैं, इनके अंदर मानवता है ही नहीं। ये लोग हमेशा उन लोगों का यूज करते हैं
बाद में उन लोगों को बलिदान कर देते हैं, उनको मार देते हैं। इसीलिए अगर देश के बड़े बड़े नेता उनके इशारों में चल रहे हैं तो उनका भविष्य उत्तम नहीं है। वो कब अपने स्तर पर गिरा दिए जाएंगे, जब उनका काम पूरा हो जाएगा तब उनका साथ भी शायद ऐसा ही हादसा हो सकता है जैसे कि भूतपूर्व विजय रूपाणी जी का यानी मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो आज हादसा हुआ है, ऐसा हादसा उनके साथ भी हो सकता है। फ़िलहाल ये भेद आपके सामने रखना था, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया। इसके साथ साथ मैं आपको एक खास जानकारी और दे दूं कि मैं अधिकांश संत आसाराम जी बापू के विषय को हमेशा इन तमाम बातों पे जोड़ता रहा हूँ और आपके सामने हमेशा बताता रहा हूँ कि ये तमाम बातें कंट्रोल पॉलिसी से चलती हैं, इनके पीछे कंट्रोल भेद चलता है। आज संत आसाराम जी बापू को सन 2012 में अरेस्ट करके उनको अंदर रखा जाता है, तो ये पूरा एक प्लान से काम होता है। आज भी उनको अंदर रखा गया है, ये पूरा एक स्क्रिप्टेड प्लान है। आज उनके आश्रम को हड़पने की बात की जा रही है। अहमदाबाद आश्रम जो कि स्टेडियम के चलते उनको बनाने की होड़ में आश्रम को तोड़ने फोड़ने और वहाँ पर कब्जा करने की बात की जा रही है, तो सोचिए कि ये भी पूरा स्क्रिप्टेड है। संत आसाराम जी बापू को जो मोहलियत दी गई है उनको उनका इलाज करवाने के लिए भी, ये भी एक स्क्रिप्टेड है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्क्रिप्ट काम कर रही है। तो हमेशा जो संत आसाराम जी बापू के शिष्य हैं वो अपनी आंखें खोलकर इस भेद को समझते हुए इस दृष्टिकोण को भी याद रखें कि इस देश में जो प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री राज कर रहे हैं, जो कोर्ट में बैठे बैठे बड़े काला कोट पहनकर जो कोर्ट में बैठे जज हैं, वो भी स्क्रिप्ट पे ही काम कर रहे हैं। इसलिए आप अपने हक की मांग को मजबूती से रखें। आप अपने दायित्व को अच्छे से समझते हुए अपनी प्लानिंग को ठोस बनाएं। आप जन जागरण का बल्ब लें और अपने स्तर पर काम करें, क्योंकि मात्र एक पक्ष अगर कोर्ट में काम करेगा तो एक पक्ष के आधार पर ही निर्णय और न्याय मिल जाए, ऐसा असंभव है। बड़े पैमाने में काम चल रहा है कंट्रोल पॉलिसी में, तो उसी प्लानिंग से भी योजनाएं बनानी होती हैं। फिलहाल आज का विश्लेषण इतना ही। फिर मिलेंगे नए स्तर के साथ, नई जानकारी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।